देशभक्ति स्लीव पे नहीं चलती है, यहां रहती है दिल में। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जेल, जिंदा जेल। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। कुछ तो सीखें इतिहास से। इतिहास दोहराता नहीं है, लेकिन इतिहास प्रेरणा देता है, इतिहास निर्देश देता है, और हम उन निर्देशों को सुनना नहीं चाहते। शाम ढले खालिस्तानी जमा हो गए, पाकिस्तानी जमा हो गए, टुकड़े टुकड़े गैंग जमा हो गए, नक्सली जमा हो गए, माओवादी जमा हो गए। सर, सबसे बड़ा टुकड़ा टुकड़ा गैंग वो है जो अपने भारत माता की संतान की पीड़ा को करुणा से ना समझे। ये किसान आपके हैं, ये किसान मेरे हैं। अगर एक दिन इन्होंने हड़ताल कर दी, एक दिन तय कर लिया कुछ नहीं, सर संसद बंद हो जाएगी, सरकारें बंद हो जाएंगी, क्या होगा पता नहीं। आप दर्द समझिए किसानों का। सर, पूस की सर्द रातों में, माघ की सर्द रातों में सड़क पर रहना आसान नहीं होता। पानी बंद कर दिया, शौचालय बंद कर दिए गए। लोकतंत्र में तो हम सुनते थे कि सुनना और सुनाना दोनों लोकतंत्र की अद्भुत कला होनी चाहिए। आप सुनाने में यकीन करने लगे हैं, सुनना आप भूल गए हैं। कभी कभी मुझे इस बात का अंदेशा होता है कि संसद का भी वर्ग चरित्र बदल गया है। अभी संसद में किसान और किसानी समाज से आने वाले लोग अगर होते, आप इतनी आसानी से बुलडोज नहीं कर पाते। हर एक शब्द, हर एक लफ्ज देशद्रोही है। मैंने पहले सदन में कहा था, सर एक मशीन बनवाइए, कोरोना की वैक्सीन तैयार हुई, एक मशीन बनवाइए कि किसके अंदर देशभक्ति का पारा कितना है। सर, हो सकता है आपको झटका लग जाए। देश रिश्तों से बनता है सर, और आपने रिश्तों को रिसा दिया है, रिसा दिया है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि मुल्क रिश्तों से बनता है, अपने कितने रिश्ते खत्म कर दिए। किसी को, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, कि किसान और खेतीहर समाज की बेहतरी आप किसानों से बेहतर समझते हैं, नहीं। अरे हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, किसी के एक ट्वीट से कमजोर नहीं होगा। आपने विमर्श को कमजोर कर दिया है। आइए लेकर चलती हूँ आपको संसद भवन में, जहां आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रोफेसर मनोज झा ने अपने भाषण से पूरी बीजेपी पार्टी की बखिया उधेड़ के रख दी है। जरा देखिए उनके इस भाषण को। सर, लोकतंत्र के 3 स्तंभों के बारे में हम सब जानते हैं, चौथे स्तंभ के बारे में तो मैं बोलूंगा भी नहीं। अगर वैसे आपके दोस्त हों जिस चौथे स्तंभ पर कि एक बड़ी धारा पर आप निर्भर हैं, तो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो दोस्त ही आपका काम तमाम कर देंगे। वो क्या करते हैं, दिन भर कुछ भी मामला हो, लोग दुख में हो, लोग संकट में हो, लोगों की मौत हो रही हो, और शाम में चलाएंगे खालिस्तानी एंगल ऑफ किसान आंदोलन। सर, मैं कॉलेज का विद्यार्थी था, हमने देखा है कि पंजाब और पूरे मुल्क ने क्या भुगता है। हम सब, सर, आप तो सक्रिय राजनीति में थे सर। सक्रिय राजनीति में आपने देखा कि पूरे देश ने, हमने सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं खोया, हमने हजारों लाखों जानें गंवाई। कुछ तो सीखें इतिहास से। इतिहास दोहराता नहीं है, लेकिन इतिहास प्रेरणा देता है, इतिहास निर्देश देता है, और हम उन निर्देशों को सुनना नहीं चाहते। शाम ढले खालिस्तानी जमा हो गए, पाकिस्तानी जमा हो गए, टुकड़े टुकड़े गैंग जमा हो गए, नक्सली जमा हो गए, माओवादी जमा हो गए। सर, सबसे बड़ा टुकड़ा टुकड़ा गैंग वो है जो अपने भारत माता की संतान की पीड़ा को करुणा से ना समझे, दंभ से देखे, गुरूर से देखे। दंभ और गुरूर लोकतंत्र की जुबान नहीं है। सर, आप लोग कहते हो, आप बहुत लोग नहीं, कुछ आपके मंत्रीगण हैं, माननीय सभापति महोदय, वो 303 कहते हैं कि 303 का आंकड़ा है। सभापति महोदय, इस सदन ने, इतिहास ने इससे बड़े आंकड़े देखे हैं। कहां भिला गए, कहां गुम हो गए, किसी को पता नहीं। आंकड़े नहीं इतिहास तय करते हैं, आंकड़ों के पीछे की संजीदगी और संवेदना इतिहास तय करती है। आपका हाई पॉइंट क्या है, आपका लो पॉइंट क्या है, आप फेल हो रहे हैं उसमें। टेम्परेंस बहुत जरूरी है सत्ता प्रतिष्ठान में। कद तब बढ़ता है जब पद की गरिमा को आप समझते हैं। इनटेम्परेंस अगर आपके स्वभाव में आ जाए
तो सर इसने कितने सिंहासन खाली करवा दिए, कितने राजाओं की घर वापसी करवा दी। सेंट्रल हॉल का जिक्र जयराम रमेश जी कर रहे थे। वहां जब बैठता हूं ना तो दल से ऊपर लोग सोचते हैं। कई हमारे भाजपा के मित्रों ने पूछा कि क्या इस आंदोलन का स्वरूप क्या है, कैसे खत्म होगा। दिक्कत है कि सेंट्रल हॉल में तो आप पूछ लेते हैं, सदन में आप जुबान नहीं खोलना चाहते। मैंने पिछली बार जब यह बिल आया था कहा था कि दलों के दायरे और उस विप से ऊपर निकल करके देखिए, किसान देख रहा क्योंकि उसने विप जारी कर दिया है, और उसके विप को अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो पता नहीं। लोकतंत्र में तो हम सुनते थे कि सुनना और सुनाना दोनों लोकतंत्र की अद्भुत कला होनी चाहिए। आप सुनाने में यकीन करने लगे हैं, सुनना आप भूल गए हैं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जब समकालीन यथार्थ से, दुख और दर्द से, रंजो गम से मीलों दूर खड़ा हो तो कैसे शामिल हो जाएं माननीय सभापति महोदय। बड़ी मुश्किल होती है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर, और ये तो 3 महत्वपूर्ण केंद्र हैं छोटे छोटे हलकों में। अभी बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और पूरे कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथियों ने मिलकर के मानव श्रृंखला बनाई, तो पूरे देश में कहीं ना कहीं चर्निंग हो रही है। और इस चर्निंग के पीछे का साक्ष्य क्या है? किसी को, चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, कि किसान और खेतीहर समाज की बेहतरी आप किसानों से बेहतर समझते हैं। नहीं, वो अपनी बेहतरी बेहतर समझते हैं। आप उनको समझाने चले कि तुम्हारे लिए हम कानून ला रहे हैं, बहुत बढ़िया कानून है। क्यों समझाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों खालिस्तान पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े एंगल लाने की जरूरत पड़ रही है? अरे हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, किसी के एक ट्वीट से कमजोर नहीं होगा। आपने विमर्श को कमजोर कर दिया है। इतना मजबूत लोकतंत्र है सर। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, अगर आपके दौर में जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ होता। इस सदन में अभी कई लोग हैं जो जयप्रकाश जी के आंदोलन से निकले हुए हैं, इंक्लूडिंग सभापति महोदय। जेपी की आंदोलन की कल्पना करिए, अगर जेपी को इन खाई, बाड़ों, कटीले तार देखना पड़ता तो क्या होता सर। कई मित्र हमारे बिहार से भी हैं जो जेपी आंदोलन से निकले हैं। एक बार सोचे दलीय दायरों को छोड़ करके कि आंदोलन को डील करने का क्या यह नजरिया उचित है? आप कहिएगा नहीं। सर, मैं पहले भी इस सदन में कह चुका हूं। आप कहते हैं 11 दौर की बातचीत हुई है। दिक्कत क्या है ना सर, किसी भी सत्ता प्रतिष्ठान में एकालाप और वार्तालाप का फर्क समझना चाहिए। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन मोनोलॉग एंड डायलॉग। आपके साथ दिक्कत है कि आप मोनोलॉग को डायलॉग का कपड़ा पहनाते हैं। ऊपर से मैंने माननीय मंत्री महोदय को सुना जो वार्ता में थे, उन्होंने कहा कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, हमने ये दिया। सर, लोकतंत्र में खैरात की जुबान नहीं होती है। आप देने वाले कौन होते हैं, हम देने वाले कौन होते हैं? अरे दे तो वो रहे हैं, 303 का आंकड़ा उन्होंने ही दिया आपको, और आगे के 3 और 0 कब उड़ा जाए ये भी वही तय कर देंगे। इसलिए ये जुबान बंद करिए, एकालाप और वार्तालाप के बीच की दूरी को खत्म करिए। सर, मैं पहले भी इस सदन में कह चुका हूं कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं है। देश सिर्फ सेना, पुलिस के जवान, जनगण मन, वंदे मातरम नहीं है। देश रिश्तों से बनता है सर, और आपने रिश्तों को रिसा दिया है, रिसा दिया है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि मुल्क रिश्तों से बनता है, आपने कितने रिश्ते खत्म कर दिए। अरे सरकारें पुल बनाने के लिए लाई जाती हैं, चाहे नदियों पर पुल हो या रिश्तों का पुल हो। आपने तो पुल के बदले दीवारें खड़ी कर दी, वो भी कटीली। सीए का आंदोलन हुआ, नागरिकों को नागरिक के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब तो कमाल है, मैं तो आपके समाजशास्त्र के ज्ञान से भी चकित हूं कि जिस दिल्ली पुलिस के जवान को आप किसान के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, कभी दिल्ली पुलिस का सोशल प्रोफाइल देख लीजिए। इन इलाकों से जिन इलाकों में यह आंदोलन ज्यादा प्रबल है, वहां का एक बच्चा सरहद पे रहता है, एक बच्चा पुलिस में रहता है, और एक बच्चा खेत में रहता है। आप इन बच्चों को वो जायदाद के लिए नहीं लड़ रहे, आपने उन्हें भिड़ा दिया। कहीं तो सोचिए, विराम दीजिए। इसलिए मैं कहता हूं, कभी कभी मुझे इस बात का अंदेशा होता है
कि संसद का भी वर्ग चरित्र बदल गया है। अभी संसद में किसान और किसानी समाज से आने वाले लोग अगर होते, आप इतनी आसानी से बुलडोज नहीं कर पाते। अभी भी आपकी रीढ़ किसान और किसानी ही है। तो देखा आपने किस तरीके से अपने भाषण में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी सिर्फ डिवाइड एंड रूल करती है। बीजेपी को नहीं पता कि रिश्ते बहुत जरूरी है और एक मुल्क रिश्तों से ही बनता है। बीजेपी नागरिकों को नागरिकों के खिलाफ खड़ा कर देती है। सरकार का काम होता है कि सबको साथ लेकर चले, लेकिन यहाँ तो सरकार डिवाइड एंड रूल का खेल ही खेल रही है। तो आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।